Hello everyone, welcome back to our channel. I hope you are doing well. Today we will learn about budget, expenditure, revenue deficit. लास्ट क्लास में हमने बजट का मीनिंग देखा था और रिसीट पार्ट को डिटेल में डिस्कस किया था। रेवेन्यू रिसीट क्या होते हैं, कैपिटल रिसीट क्या होते हैं, तो ये सब हमने इन डिटेल डिस्कस कर लिया है। अगर आपने लास्ट क्लास नहीं देखी तो प्लीज एक बार देख लीजिए। आज हम जानेंगे बजट के एक्सपेंडिचर पार्ट में। एक्सपेंडिचर पार्ट, बजटेड एक्सपेंडिचर। जैसे हमने देखा था कि बजट के दो हिस्से होते हैं, रिसीट, एक्सपेंडिचर। रिसीट बताता है कि गवर्नमेंट को कहाँ कहाँ से पैसा आएगा। गवर्नमेंट बजट की बात कर रहे हैं तो गवर्नमेंट बजट में जो रिसीट पार्ट था वो बताता है कि कहाँ से अर्निंग होगी, और एक्सपेंडिचर बताता है कहाँ कहाँ पैसा खर्च होगा। ठीक है, तो रिसीट पार्ट हम कर चुके हैं कवर। अब हम जाते हैं बजटेड एक्सपेंडिचर। बजटेड एक्सपेंडिचर रेफर्स टू द एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर। एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर की ये एस्टिमेटेड एक अंदाजा है कि कितना एक्सपेंडिचर होगा, सरकार का कितना खर्चा होगा एक साल में, जितने टाइम के लिए इस बजट को बनाया जा रहा है इन पीरियड ऑफ टाइम, तो वो बताता है बजटेड एक्सपेंडिचर की खर्चा कितना होगा, एक्सपेंडिचर कितना होगा। अब बजटेड एक्सपेंडिचर दो तरह के होते हैं, दो तरह के एक्सपेंडिचर होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो देखते हैं दोनों क्या है। Revenue expenditure. Revenue expenditure is the expenditure which does not lead to any reduction in liability or creation of any asset. तो revenue expenditure वो expenditure है जिससे ना तो कोई liability कम होती है ना ही कोई asset बढ़ता है। Liability asset हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। Liability है क्या? Liability एक obligation है, burden है, उसको फ्यूचर में पे करना पड़ता है। जैसे अगर आपने किसी से लोन लिया, तो आपको उसे इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, फ्यूचर में वो लोन को वापस भी करना पड़ेगा। तो एक बर्डन है, एक ऑब्लिगेशन है, उधार है जिसको चुकाना पड़ेगा, वो होगी लायबिलिटी। एसेट होता है, एसेट कोई ऐसी चीज है जो आपको फ्यूचर में बेनिफिट देगी, फ्यूचर में जो आपको बेनिफिट देती है। अब जैसे किसी से लोन लेने की बजाय आपने किसी को लोन दिया, सपोज आपने अपने किसी फ्रेंड को किसी को लोन दिया किसी इंटरेस्ट रेट पे, तो वो आपको फ्यूचर में इंटरेस्ट भी देगा, उस पर आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा, फिर साथ साथ वो लोन की अमाउंट भी वापस मिल जाएगी, तो आपको बेनिफिट हुआ। तो जो चीज आपको फ्यूचर में बेनिफिट दे वो होता है एसेट, और जो चीज आपको चुकानी पड़े, ऑब्लिगेशन हो, उसको हम कहते हैं लाइबिलिटी। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है जिससे ना तो कोई लाइबिलिटी कम होती है ना ही कोई एसेट बढ़ेगा। अब जैसे लाइबिलिटी कम करनी है, आपने किसी से लोन लिया था, आपने उसको चुकाना है, ठीक है, आपको वो लोन वापस करना है, वापस किया, तो उससे आपकी लाइबिलिटी कम हुई, लाइबिलिटी कम हो गई, पर खर्चा हुआ। अब आपने किसी को लोन लिया था किसी से, उसे वापस किया, तो उसमें आपका खर्चा होगा, एक्सपेंडिचर होगा। अब कोई इंक्रीज इन एसेट, अगर इंक्रीज इन एसेट हम कह सकते हैं, जैसे आपने किसी को लोन दिया, अगर आपने किसी को लोन दिया तो आपका एसेट इंक्रीज हुआ, इससे आपको फ्यूचर में बेनिफिट होगा, लेकिन आपका खर्चा होगा। आपको किसी को लोन देना है तो उसको आपको पैसे देने पड़ेंगे, आपका खर्चा होगा। आपको किसी को लोन चुकाना है, आपने किसी से लोन दिया था, आप उसे चुका रहे हैं, तो वो भी आपका खर्चा होगा, लेकिन आपकी लाइबिलिटी कम हो रही है और इसमें आपका एसेट इंक्रीज हो रहा है। लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है इसमें ये दोनों ही नहीं हो रहे, ना तो लाइबिलिटी इंक्रीज कम हो रही है और ना ही एसेट बढ़ रहा है, तो वो एक्सपेंडिचर होते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसको समझते हैं। एक्सपेंडिचर ऑन salaries, allowances, subsidies, grants, etc. आर एग्जाम्पल्स ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब जैसे गवर्नमेंट सैलरी पे करती है एम्प्लॉयज को, अलाउंसेस देते हैं, जैसे डियरनेस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, अपने एम्प्लॉयज को अलाउंस पे करती है, सैलरी पे करती है, सब्सिडी देती है गवर्नमेंट, जैसे गैस सिलेंडर पर, कई चीज़ों पर गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, छूट देती है, तो उस पर भी सरकार का खर्चा होता है। सैलरी अलाउंस पे करने के भी सरकार का खर्चा होता है। ग्रांट्स, इंटरेस्ट, तो इन सब पे गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर हो रहा है, खर्चा हो रहा है। लेकिन क्या इन सभी एक्सपेंडिचर से कोई एसेट क्रिएट हुआ? कोई एसेट क्रिएट नहीं हुआ, ना ही कोई लाइबिलिटी कम हुई। तो जो जिन खर्चों से ना ही कोई एसेट बढ़ता है ना कोई लाइबिलिटी कम होती है,
उन्हें हम कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इट इज इनकर्ड ऑन डे टू डे एक्टिविटीज, नॉर्मल फंक्शनिंग। नॉर्मल फंक्शनिंग गवर्नमेंट की जो रोजमर्रा की एक्टिविटीज में, नॉर्मल फंक्शनिंग में काम करने में ये खर्चे आते हैं। जैसे सैलरी हर महीना पे करनी पड़ती है गवर्नमेंट को अपने एम्प्लॉइज को, अलाउंसेस सब्सिडीज भी लोगों को पे करना होता है, ग्रांट देना, ठीक है, इंटरेस्ट पे करना, तो ये सब क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब इंटरेस्ट किस पे पे करेगी सरकार? अगर गवर्नमेंट ने किसी से लोन लिया हुआ है, सपोज किसी फॉरेन गवर्नमेंट से, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, कहीं से भी गवर्नमेंट ने लोन लिया है तो उसमें उनको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो ये सब हो गए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इट इज इनकर्ड ऑन डे टू डे एक्टिविटीज, नॉर्मल फंक्शनिंग। कैपिटल एक्सपेंडिचर, अब देखते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर इज द एक्सपेंडिचर which either leads to reduction in liabilities or creation of assets। इससे या तो लाइबिलिटी कम होगी या एसेट बढ़ेगा, उसको हम कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ना तो लाइबिलिटी कम होती है ना एसेट बढ़ता है, लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर में दोनों में से एक होना चाहिए, या तो लाइबिलिटी कम होनी चाहिए या एसेट बढ़ना चाहिए। जैसे expenditure on land, building, lending money to state governments, foreign governments, repayment of loans are examples of capital expenditure। जैसे लैंड बिल्ड, अगर गवर्नमेंट ने कोई लैंड परचेज किया, कोई बिल्डिंग बनाई, तो उस पर खर्चा होगा, लेकिन अब वो एसेट बढ़ रहा है। कोई बिल्डिंग जब सरकार ने बनाई तो उसका एसेट बढ़ रहा है ना, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। लैंडिंग मनी टू स्टेट गवर्नमेंट्स, फॉरेन गवर्नमेंट्स, अब सरकार किसी को लोन दे रही है, तो जब आप किसी को लोन देते हो तो ये फ्यूचर में आपको बेनिफिट देगा, एक एसेट क्रिएट हो रहा है, या क्रिएशन ऑफ एसेट है, ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर। रीपेमेंट ऑफ लोन्स, अब गवर्नमेंट ने किसी से लोन लिया हुआ था, उसको वापस कर दिया, उसको वापस किया तो उसमें खर्चा आया, लेकिन लाइबिलिटी कम हो गई, लाइबिलिटी कम हो गई तो ये भी हो गया आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो जिन फंक्शंस या तो लाइबिलिटी कम हो जाए या फिर एसेट बढ़ जाए, उनको हम कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे लैंड बिल्डिंग परचेज करना, नया लैंड बिल्डिंग बनाना, या फिर कोई शेयर अगर गवर्नमेंट परचेज करती है, इक्विटी परचेज करती है, लोन रीपे करती है, किसी को लोन देती है, तो ये सब हो जाएंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिससे या तो एसेट बढ़ेगा या लायबिलिटी कम होगी। ठीक है, अब हम देखते हैं बजट में सरप्लस एंड डेफिसिट क्या होता है। सरप्लस क्या है, डेफिसिट क्या है, उसे समझते हैं। सरप्लस बजट, सरप्लस बजट क्या होता है? एस्टिमेटेड गवर्नमेंट रिसीट्स इज ग्रेटर देन एस्टिमेटेड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। जब रिसीट जो है, मतलब जो पैसा सरकार के पास आ रहा है, जो अर्निंग है, वो एस्टिमेटेड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, वो खर्चे से ज़्यादा है। जब रिसीट एक्सपेंडिचर से ज़्यादा है, जो पैसा आ रहा है वो खर्च होने से ज़्यादा है, तो इसमें पैसा बच रहा है सरकार के पास। सपोज करो गवर्नमेंट के पास रिसीट हो रहा है 100 करोड़ और उनका खर्चा है 80 करोड़, तो 100 माइनस 80, 20 जो है, ये सरप्लस हो गया ना, ये फायदा हो गया। आया पैसा ज़्यादा, अर्निंग ज़्यादा थी, और खर्च हुआ सिर्फ 80, आया 100 था, खर्च हुआ 80, तो 20 बच गया, तो वो हो गया सरप्लस। सरप्लस है जब रिसीट जो है एक्सपेंडिचर से ज़्यादा होती है। एस्टिमेटेड गवर्नमेंट रिसीट्स इज ग्रेटर देन एस्टिमेटेड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, तो उसको हम कहते हैं सरप्लस बजट। ठीक है, जब पैसा आ ज़्यादा रहा है, खर्च कम हो रहा है। रिसीट्स इज ग्रेटर देन एक्सपेंडिचर। आगे देखते हैं डेफिसिट बजट। डेफिसिट बजट क्या होता है? एस्टिमेटेड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन एस्टिमेटेड गवर्नमेंट रिसीट। अब यहाँ पे खर्चा ज़्यादा है और रिसीट कम हो रहा है, वैसा खर्च ज़्यादा हो रहा है, आ कम रहा है। जैसे गवर्नमेंट को रिसीट हो रहा है 100 करोड़, लेकिन खर्चा है, एक्सपेंडिचर है 120, तो ये माइनस में चला गया। मतलब रिसीट तो है, कम हो रहा है और खर्च ज़्यादा हो रहा है, तो वो हो जाता है आपका डेफिसिट बजट। जब एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन रिसीट, जब खर्चा इनकम से, रिसीट से, अर्निंग से ज़्यादा हो, तो उसे कहते हैं डेफिसिट बजट। और जब रिसीट ज़्यादा हो एक्सपेंडिचर से, उसे कहा जाता है सरप्लस बजट। तो ये है डेफिसिट बजट।
बैलेंस बजट, अब जब एक्सपेंडिचर और रिसीट दोनों बराबर हो, मतलब जितना सरकार के पास पैसा आ रहा है उतना ही खर्च हो रहा है। एस्टिमेटेड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू एस्टिमेटेड गवर्नमेंट रिसीट। जब एक्सपेंडिचर और रिसीट बराबर हो तो उसे कहते हैं बैलेंस बजट। बैलेंस बजट, जितना पैसा खर्च हो रहा है उतना ही आ रहा है, जितना आ रहा है उतना ही खर्च हो रहा है। तो एक्सपेंडिचर रिसीट जब बराबर हो जाते हैं उसे कहा जाता है बैलेंस बजट। बैलेंस बजट, एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू रिसीट, expenditure is equal to receipt, balance budget. Surplus budget, receipt is greater than expenditure. Deficit budget, expenditure is greater than receipt. Balance budget, receipt is equal to expenditure. चलिए अब आगे देखते हैं रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट, आपको ये पता लग गया डेफिसिट क्या होता है। डेफिसिट होता है जब एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन रिसीट, जब खर्चा अर्निंग से ज्यादा हो उसको डेफिसिट कहते हैं। अब रेवेन्यू डेफिसिट क्या है? रेवेन्यू डेफिसिट रेफर्स टू द एक्सेस ऑफ टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रेवेन्यू रिसीट। हम पढ़ चुके हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, रेवेन्यू रिसीट क्या है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू रिसीट से जितना ज्यादा है, जब एक्सपेंडिचर रिसीट से ज्यादा हो तभी डेफिसिट होगा। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू रिसीट से कितना ज्यादा है वो होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू रिसीट। ये रेवेन्यू डेफिसिट होगा। रेवेन्यू डेफिसिट होता है टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू रिसीट। जैसे टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है सरकार का, मान लेते हैं टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है 200 करोड़ और टोटल रिसीट हो रहा है 180। तो एक्सपेंडिचर 20 ज्यादा है, एक्सपेंडिचर 20 ज्यादा है, 200 माइनस 180 20, तो ये 20 हो गया रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट बताता है कि एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना ज्यादा है रेवेन्यू रिसीट से। एक्सेस ऑफ टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रेवेन्यू रिसीट्स। अब देखते हैं इम्प्लीकेशन ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब क्या हुआ कि डेफिसिट है मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा है रेवेन्यू और रिसीट से, तो इसका क्या इम्प्लीकेशन है? इट इम्प्लाइज दैट गवर्नमेंट विल नॉट बी एबल टू मीट इट्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर फुली फ्रॉम इट्स रेवेन्यू रिसीट। तो मतलब सरकार के पास जितना रेवेन्यू रिसीट हो रहा है, जितनी अर्निंग हो रही है, उससे वो अपना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पूरा नहीं निकाल पाएंगे। क्योंकि अभी हमने देखा, मान लेते हैं टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है 200 लेकिन रिसीट हो रही है 180 की, तो 180 से 200 का तो पूरा नहीं किया जा सकेगा। तो रेवेन्यू रिसीट से अपना एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट मीट नहीं कर पाएगी। इसका मतलब एक तो ये हुआ गवर्नमेंट विल नॉट बी एबल टू मीट इट्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर फुली फ्रॉम इट्स रेवेन्यू रिसीट। दूसरा, इट मीन्स दैट द करंट एक्सपेंसेस आर ग्रेटर देन करंट इनकम। ये जो एक्सपेंसेस है वो इनकम से ज्यादा है, तभी तो ये डेफिसिट में जा रहा है, क्योंकि एक्सपेंडिचर ज्यादा। तो करंट एक्सपेंसेस, क्योंकि डे टू डे एक्सपेंसेस हम बताते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो करंट एक्सपेंसेस जो है वो करंट इनकम से ज्यादा। नेक्स्ट है द बल्क ऑफ दिस एक्सपेंसेस इज वेजेस, सैलरी, सब्सिडीज, इंटरेस्ट पेमेंट। तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या क्या है जो ज्यादा आ रहे हैं? वो है इंटरेस्ट पेमेंट, जो गवर्नमेंट ने लोन दिया उस पर इंटरेस्ट, वेजेस सैलरी दे रही है गवर्नमेंट जो अपने एम्प्लॉइज को, सब्सिडीज जो वो प्रोवाइड कर रही है। तो ये जो है ये एक्सपेंडिचर्स हैं। द बल्क ऑफ दिस एक्सपेंसेस इज इंटरेस्ट पेमेंट, वेजेस, सैलरी, सब्सिडीज। अब गवर्नमेंट ऐसे में क्या करेगी? अब देखो खर्चा तो ज्यादा है लेकिन रिसीट कम है, तो अपने एक्सपेंसेस को कैसे कवर करेंगे, कैसे पूरा करेंगे? Therefore, the government needs to borrow funds to meet its revenue expenditure. अब उनको पैसा उधार लेना होगा, बोरो करना होगा। This leads to increase in the liability. अब जब गवर्नमेंट किसी से लोन लेगी तो लाइबिलिटी बढ़ जाएगी। लाइबिलिटी बढ़ गई ना, ऑब्लिगेशन बढ़ गया, लाइबिलिटी इंक्रीज होगी। कैपिटल एक्सपेंडिचर, दिस leads to an increase in the liability which in turn adds to the burden of interest payment. अब जब किसी से लोन लेगी सरकार तो उस पर इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, ठीक है? तो लोन लेंगे तो इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, तो इंटरेस्ट पेमेंट का एक बर्डन, एक खर्चा बढ़ गया। दिस विल इंक्रीज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड विल देयरफॉर इंक्रीज द रेवेन्यू रिसीट।
और रेवेन्यू डेफिसिट, तो इससे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्यों बढ़ेगा? क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? इंटरेस्ट पे, सैलरीज पे, सब्सिडीज पे जो एक्सपेंडिचर है डे टू डे फंक्शनिंग पे, उसको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। तो जब सरकार लोन लेगी तो इस पे सरकार को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इंटरेस्ट जब वो देगा तो उससे उसका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, खर्चा और ज्यादा बढ़ गया। अब पहले जो खर्चे थे, अब एक और इंटरेस्ट का खर्चा भी आ गया उस पर, तो बर्डन बढ़ गया इंटरेस्ट पेमेंट का, जिससे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और ज्यादा बढ़ गया। एंड विल देयरफॉर इंक्रीज द रेवेन्यू डेफिसिट, तो रेवेन्यू डेफिसिट भी बढ़ जाएगा। रेवेन्यू डेफिसिट क्यों बढ़ेगा? रेवेन्यू डेफिसिट क्या बताता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट। तो जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ गया, अभी हमने देखा था 200 था टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो अब इसमें इंटरेस्ट पेमेंट भी ऐड कर दो, मान लो इसको अब 210। लेकिन जो रिसीट थी वो तो उतनी थी, इनकम तो नहीं बढ़ी। इनकम हमने कितनी ली थी पहले? 180। तो पहले 200 था, पहले 200 था एक्सपेंडिचर, रिसीट हमने लिया था 180, तो 20 आया था आपका रेवेन्यू डेफिसिट। लेकिन अब 210 हो गया एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर बढ़ गया, इंटरेस्ट पेमेंट का भी खर्चा आ गया, लेकिन रिसीट उतनी ही है। तो अब डेफिसिट कितना हो गया? ठीक, तो इससे अल्टीमेटली रेवेन्यू डेफिसिट भी बढ़ जाएगा। ठीक है। अब हाउ टू रिड्यूस रेवेन्यू डेफिसिट, क्या किसको कम किया जा सकता है? रेवेन्यू डेफिसिट को किया जा सकता है। गवर्नमेंट शुड रिड्यूस द अनप्रोडक्टिव और अनवांटेड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अनप्रोडक्टिव है, इससे कुछ प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं हो रही, उसको सरकार को खर्च कर देना चाहिए, जो अननेसेसरी एक्सपेंडिचर है, जिसकी जरूरत नहीं है। और दूसरा, गवर्नमेंट शुड इंक्रीज इट्स रेवेन्यू रिसीट्स, गवर्नमेंट को अपनी रेवेन्यू रिसीट बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए ताकि उसके पास और इनकम जनरेट हो। ठीक है, रेवेन्यू रिसीट में समझ चुके हैं। टैक्स टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स, नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट, एक होता है जो टैक्स से पैसा आता है, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, और एक सेकंड के पास पैसा आता है नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट, जैसे ग्रांट हो गया, जो गवर्नमेंट ने लोन दिया हुआ है इस पे इंटरेस्ट। ठीक है, फॉरेन गवर्नमेंट से कोई पैसों की मदद, तो ये सब जो होता है वो रेवेन्यू रिसीट में आते हैं। एक बार हम क्विकली रिवाइज कर लेते हैं जो हमने आज देखा। बजट एक्सपेंडिचर, बजटेड एक्सपेंडिचर दो तरह के होते हैं, कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है जिससे ना ही कोई लाइबिलिटी कम होती है, ना ही कोई एसेट बढ़ता है, जैसे सैलरी, अलाउंस, सब्सिडी, ग्रांट्स, ये सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के एग्जांपल होते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिससे या तो कोई लाइबिलिटी कम होती है या एसेट बढ़ेगा, जैसे कोई लोन रिपे करना, ठीक है, किसी को लोन देना, पेमेंट ऑफ एनी लोन, कोई एक्सपेंडिचर, लैंड, बिल्डिंग, शेयर परचेज करना, तो ये सब होते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। सरप्लस और डेफिसिट, सरप्लस बजट होता है जब रिसीट जो है एक्सपेंडिचर से ज्यादा है। डेफिसिट बजट जब एक्सपेंडिचर रिसीट से ज्यादा होता है। और बैलेंस बजट जब एक्सपेंडिचर और रिसीट बराबर है। रेवेन्यू डेफिसिट बताता है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना ज्यादा है रेवेन्यू रिसीट से। इसका क्या इम्प्लीकेशन है कि सरकार अपना खर्चा पूरा नहीं कर पा रही, रेवेन्यू रिसीट से अपना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मीट नहीं कर पा रही। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि एक्सपेंसेस जो है वो इनकम से ज्यादा है। क्यों है एक्सपेंसेस? कौन से एक्सपेंसेस होते हैं? वेजेस, सैलरी, इंटरेस्ट, सब्सिडीज। इसलिए गवर्नमेंट क्या करेगी? फंड्स बोरो करेगी, लोन लेगी। अब उस लोन पे उसको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। इंटरेस्ट पे करने से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और बढ़ेगा, जिससे रेवेन्यू डेफिसिट और ज्यादा बढ़ जाएगा। अब इस रेवेन्यू डेफिसिट को कम कैसे किया जा सकता है? खर्चे कम करके, अनप्रोडक्टिव अननेसेसरी एक्सपेंसेस को कम करके, या फिर रेवेन्यू रिसीट और ज्यादा बढ़ाकर। So I hope you like it and understood about the budgeted expenditure and revenue receipts. बाकी फिजिकल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बजटिंग हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. So thank you everybody. Thanks for watching. Please share and subscribe. If you like the video, please share it. Thank you everyone.